पार्ट फर्स्ट में हम लोग निबल उपस्थिति अनुपात पढ़ रहे थे। ये निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे और कुल बच्चे जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष है गुणा 100 कर देते हैं तो निबल उपस्थिति अनुपात की दर निकल आती है। जैसे मान के चलते हैं कि आपने अपने गांव में काउंट किया कि कुल 60 बच्चे हैं जो 14-15 वर्ष के हैं, 14 से 15 वर्ष के बीच में हैं, और कुल बच्चे कितने हैं? 60। कुल बच्चे हैं 60, और जो स्कूल जा रहे हैं वो जा रहे हैं सिर्फ 15 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। क्लियर हुआ? 15 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब निबल उपस्थिति अनुपात क्या कहलाएगा? 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे, तो स्कूल जाने वाले बच्चे कुल कितने हैं? 15। कुल बच्चे कितने थे? 60 गुणा 100। 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी 4 का भाग अगर 100 में दोगे तो आएगा 25, यानी 25% तुम्हारी निबल उपस्थिति अनुपात है। तो निबल उपस्थिति अनुपात कैसे निकालेंगे? 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे बटे कुल बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से 15 वर्ष के बीच हो गुणा 100। निबल उपस्थिति अनुपात की दर निकल आएगी। माना कि कुल बच्चे तुम्हारे गांव में 60 हैं, 14-15 वर्ष के बच्चे ऐसे हैं जो 15 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। कितने में जा रहे हैं? 15 बच्चे जा रहे हैं। कुल बच्चे 60 थे गुणा 100। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 से इसको कैलकुलेट किया, कितना है? 25% तुम्हारी निबल उपस्थिति अनुपात हो गई। अगला एक इसका टॉपिक आता है बच्चों, लिंगानुपात। लिंगानुपात अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो ये 2 शब्दों से बना है, लिंग धन अनुपात। लिंग क्या होता है? हमारे शरीर का वो अंग जो ये निश्चित करे कि ये मादा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये क्या कहलाएगा? लिंग। अनुपात माने किस अनुपात में है। तो लिंगानुपात के लिए क्या है? 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर। भारत में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। मान लो कि अगर आपके गांव का लिंगानुपात निकालें तो हमने जब पुरुष गिने तो पुरुष आए 3000। पुरुष कितने थे? 3000 थे। स्त्रियां गिनी तो मान लो आई 1500। स्त्रियां कितनी आई? 1500 आई। तो हमारे गांव का जो लिंगानुपात होगा वो कितना होगा? यानी 3000 को अगर डिवाइड करें तो 1000 और 1000, और स्त्रियां कितनी हुई? 1500, 500, 500 और 500। समझ रहे हो ना? यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी हैं? 500। बस यही लिंगानुपात है। लिंगानुपात कितना हो जाएगा हमारा? 500। क्योंकि 3000 पुरुष जरूर थे, लेकिन 1000 पुरुषों पर देखा जाए तो स्त्रियां कितनी पड़ी? 500। तो हमारा लिंगानुपात ये है। और लिंगानुपात किसी देश का जितना अधिक होगा, यानी अगर पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और या महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, अगर जैसे आजकल बलात्कार के जो कारण हो रहे हैं वो क्या हैं? लिंगानुपात का कारण ही है। क्योंकि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कितना बचा? आपका 7 ये 50, 57 पुरुष की तो शादी होनी ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये क्या करेंगे? ये क्राइम करेंगे, बलात्कार जैसी चीज़ों को जन्म देंगे। ठीक है? मानसिक तनाव से गुजरेंगे, मानसिक तनाव से समाज को में अस्थिरता पैदा करेंगे। तो बस बच्चों यही लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों पर पाए जाने वाली स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है? तो लिंगानुपात केरल में लिंगानुपात सबसे अच्छा है। केरल में लिंगानुपात कितना है? हमने पिछले पार्ट में बताया था कि केरल का लिंगानुपात 1050 है, यानी 1000 पुरुष हैं जबकि महिलाएं कितनी हैं? 1050 हैं। तो महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में है। तो अब यहाँ पर केरल की स्थिति अपने यहाँ से विषम है। विषम स्थिति ऐसी है कि वहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, तो स्त्रियाँ उल्टे पुरुष का बलात्कार कर देती हैं। ये केरल की स्थिति है। समझ पा रहे हो ना? तो लिंगानुपात क्या है कि 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में लिंगानुपात 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है?
अगर आता है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, यानी 1000 पुरुषों पर 250 स्त्रियां पाई जाती हैं। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सभी, सार माने सभी, जनिक माने जनों को अर्थात लोगों को, जो सुविधाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। तो बच्चों सार्वजनिक सुविधाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं होती हैं, एक सरकार प्रदत्त सुविधाएं होती हैं। जो प्रकृति ने हमें सुविधाएं दी हैं सभी लोगों को, बिना किसी जात के भेदभाव के, गरीबी अमीरी के भेदभाव के, या सरकार जो हमें बिना गरीब अमीर के भेदभाव के सुविधाएं प्रदान करती है, वो हम क्या कहते हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त। जैसे प्रकृति ने हमें क्या दिया, हवा दी, पानी दिया, रोशनी दी, सूर्य की गर्मी दी, ये क्या है, प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं। और सरकार प्रदत्त सुविधा क्या है, जैसे राशनिंग, आजकल हमको राशन मिल रहा है सरकारी दुकानों पर। पार्क सरकार ने बनवाए, सभी के लिए हैं। सड़क सभी के लिए हैं, नहरें सभी के लिए हैं। तो जो सुविधाएं प्रकृति ने हमें दी हैं वो हम कहते हैं प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं, और जो सरकार ने हमें दी हैं वो हम, जो सभी के लिए सरकार ने सुविधाएं दी हैं उन्हें कहते हैं सरकार प्रदत्त सुविधाएं। तो आप इसमें लिखेंगे राशनिंग, पार्क, सड़क, नहरें। समझ में आ गया? तो ये होती हैं सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्यों दी जाती हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि सभी लोगों में समानता आए, सभी लोग, कोई भूखा ना रहे, ठीक है ना, हमारा देश सभी को विकास करने का बराबर मौका मिले। तो सार्वजनिक सुविधाओं के जैसे उद्देश्य आ जाएं तो इसी से बना लेंगे। क्या सभी सार्वजनिक सुविधाओं के उद्देश्य क्या हैं, तो सार्वजनिक सुविधाओं के उद्देश्य हैं कि सभी को समान, सभी में समानता लाना, किसी का भूखा न रहना, सभी के लिए उत्तम साधनों का विकास करना, ठीक है ना। अब अगला आता है BMI। बी माने बॉडी, मास माने वजन, द्रव्यमान, आई माने इंडेक्स, इंडेक्स की हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं सूचकांक, यानी बॉडी मास सूचकांक, बॉडी मास सूचकांक। अब जरा बॉडी मास सूचकांक को भी पढ़ते हैं कि शरीर, बॉडी मास सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोलते हैं। बी से बॉडी, एम से मास, आई से इंडेक्स यानी सूचकांक, यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी BMI। BMI का फॉर्मूला क्या है, व्यक्ति का भार किलोग्राम में, व्यक्ति की लंबाई का स्क्वायर, शर्त ये होना चाहिए मीटर में। तो इसको कहते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक। कोई ये शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या करता है, ये एक कुपोषण को नापने का मापदंड है। हमारे देश में कुपोषण है या नहीं है, या मेरे अंदर कुपोषण है या नहीं है, इसको नापने का जो एक फार्मूला तैयार किया है उसको बोलते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो क्या होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, व्यक्ति का भार शर्त किलोग्राम में, व्यक्ति की लंबाई शर्त मीटर में, और ये अगर 18.5 से 25 के बीच आता है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, कुपोषित नहीं हैं। जैसे मैं अपना ही देखता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ। जैसे मेरा वज़न, मान लो मेरा वज़न इस समय मान लो 60 किलो है, ठीक है, मैं 60 किलो का हूँ, ठीक है, और मेरी लंबाई मान लो 2.5 मीटर है। कितनी है, 2.5 मीटर, ऐसा है तो नहीं, मान लो वजन कितना है, 60 किलोग्राम है, मेरी लंबाई 2.5 मीटर है। तो बच्चों इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 60 बटे दशमलव हटाओगे यहाँ से, यहाँ आ जाएगी 0, इसको कैंसिल कर लो। 25 से कम 25 दूनी 50, कितना बचा, 25 दूनी 50, कितना बचा 10, एक हाथ से एक 0 आ जाएगी, 25 चौको 100, यानी मेरा बॉडी मास सूचकांक कितना है, 24 है। 24, अब 24 क्या, किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर। अगर इसका मतलब है मैं स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई कुपोषण नहीं है। तो कोई क्वेश्चन आ सकता है BMI क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, या हिंदी में इसको कह सकते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है।
कोई पूछेगा कि बॉडी मास शरीर द्रव्यमान सूचकांक का सूत्र लिखिए, तो आप कहेंगे व्यक्ति का भार किलोग्राम में बटे व्यक्ति की लंबाई का स्क्वायर, जो होना चाहिए मीटर में। यदि ये 18.5 से 25 के बीच आता है तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है ना। तो BMI भी शायद समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। BMI बराबर क्या होता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक। अगला क्वेश्चन, विकास की धारणीयता या सतत विकास। हमेशा क्वेश्चन के मतलब को निकालना सीखिए, उसका मतलब समझिए। धारणीयता माने धारणा, विकास की धारणा क्या है, विकास की अवधारणा क्या है। सतत, सतत माने होता लगातार, विकास माने विकास। सतत विकास, सतत विकास कब होगा व्यक्ति का? व्यक्ति का सतत विकास तब होगा जब लगातार विकास होता रहे। ठीक है ना। जैसे लगातार विकास कब होता रहे? जैसे आय के साधन जो आज हमारे आज हैं वो कल भी अगर बने रहे तो सतत विकास। जैसे आज तो हमने बढ़िया बढ़िया खाना खा लिया, मन का इच्छा का खाना खा लिया, कल भूखे रहे, तो इसे हम सतत विकास नहीं कह सकते। समझ में आया? यह विकास एक उदाहरण है। सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए, क्या उचित प्रयोग करते हुए अपने विकास की दर बनाए रखना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना सतत विकास या विकास की धारणीयता कहते हैं। जरा इसको ही समझ लेते हैं पहले कि सतत विकास या विकास की धारणीयता क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए, जैसे मान लो आज हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है ना, उद्योग धंधे चल रहे हैं डीजल से, सब कुछ हमारे उद्योग चल रहे हैं। अगर हम इनका अनुचित प्रयोग करने, मान लो आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने लगें, जैसे डीजल का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लें, जैसे हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर लें, तो एक समय स्थिति ये बनेगी कि ये चीज़ प्रकृति से ख़त्म हो जाएगी। या पेट्रोल क्यों कह रहे हो, यहाँ पर हम वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, वन भी ले सकते हैं। वनों से आज हम लकड़ी ले रहे हैं, गोंद प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और शायद हम गोंद, लकड़ी और दवाइयाँ वगैरह वन से बनाने के लिए इनका बहुत अधिक उपयोग कर दें, तो एक स्थिति ये बनेगी कि ये वन ख़त्म हो जाएगा। तब हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या विकास कर पाएंगी? शायद नहीं। क्या पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ विकास करेंगी? शायद नहीं। तो बस इसी को समझते हैं कि सतत विकास आखिर है क्या, कि आज भी हम सब विकास करें, आज की डेट में भी लगातार विकास करते रहें, और आने वाले पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियां भी हमारी उन प्राकृतिक संसाधनों को विकास करते हुए आगे विकास करती रहें, तो ये हम कहेंगे सतत विकास है हमारा। तो सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों में क्या आएगा? वन आएगा, तेल आएगा, पानी आएगा। पानी भी देखो आप, एक बहुत अच्छी चीज़ देखें, जल। कभी अभी शुरुआत में पानी हम देखते थे 100 फुट या 110 फुट पर हमें पानी मिल जाता था। आज पानी जाकर के 120, 125 फुट के आसपास मिल रहा है ज़मीन पर। क्यों? क्योंकि हम इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा उपयोग करते रहें तो ये तल और नीचे चला जाएगा, और एक स्थिति ये भी बन सकती है कि हमारे पास पीने के लिए भूगर्भ जल ही ना हो। जब जल नहीं होगा तो विकास कहाँ हुआ? तो एक विश्व मंच पर एक बैठक हुई, एक बात हुई कि हमें अपना विकास करना है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना है। जैसे पेट्रोल, वन, जल, ये हमारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोल, जल, वन, मिट्टी का तेल, डीजल, ठीक है ना, खनिज उर्वरक जैसे लोहा, चांदी, ये सब। तो सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए अपने विकास की दर को बनाए रखना, हमें अपने विकास की दर भी बनाए रखना है, तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना सतत विकास या विकास की धारणीयता कहलाती है। सतत विकास करते हुए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो पर्यावरण का ध्यान रखना है और एक प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने उद्योग धंधे चला रहे हैं जो इससे पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाए कि आगे जीना ही मुश्किल हो जाए, या इतना प्रयोग तो नहीं कर रहे कि प्राकृतिक संसाधन ही हमारे ख़त्म हो जाएं, आगे प्राकृतिक संसाधन ही न बचें। जैसे पहाड़ टूट रहे हैं, आज सीमेंट बनाया जा रहा है, तो प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ किसी का नहीं है, प्रकृति ने दिया हमें। तो पहाड़ ख़त्म हो जाए, अब आप कहोगे सर जी पहाड़ ख़त्म होने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा?
अरे बच्चों फ़र्क पड़ेगा। अगर पहाड़ नहीं होंगे तो याद रखना ये प्रकृति का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, जो बैलेंस बना है। दूसरा, जो पहाड़ जो हमारे वर्षा में भी सहायता करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे बारिश करवाने में सहायता करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारा विकास भी ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है कि सतत विकास करने के लिए हमें किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो सतत विकास करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने का ध्यान करना पड़ेगा। यानी हम इनका उपयोग तो करेंगे लेकिन इन्हें सुरक्षित भी रखेंगे। जहाँ एक और वर्तमान पीढ़ी विकास करना है सॉरी जहाँ एक और वर्तमान पीढ़ी का हमें विकास करना है, वहाँ इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण संसाधन हमारे सुरक्षित रहें। ठीक है ना। तो सतत विकास लिख लेंगे, अपनी लैंग्वेज दे देंगे। सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें अपने विकास की दर को बनाए रखना है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित बनाए रखना है। इसे हम सतत विकास कहते हैं। और सतत विकास में हम 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, एक तो पर्यावरण का, एक प्राकृतिक संसाधनों का। ऐसा तो नहीं है कि हमारा विकास पर्यावरण को दूषित किए दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्राकृतिक संसाधन ही खत्म हुआ जा रहा है। अगर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी, या पर्यावरण प्रदूषित हो गया या बहुत ज़्यादा प्रदूषण से युक्त हो गया तो फिर विकास हुआ कहाँ, हमारा ही विकास खत्म हो जाएगा। तो जहाँ एक और वर्तमान पीढ़ी का विकास करना है, वहीं दूसरों आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना है। अच्छा, विकास के लिए धारणीयता की आवश्यकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब कुछ पढ़ाया है जो पहले पढ़ा है। तो विकास के लिए धारणीयता की आवश्यकता क्या है, तो सतत विकास के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अभी जो हमने बताया कि जो प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधन, पहाड़, नदियाँ, हवा, ठीक है ना, ईंधन, खनिज तेल वगैरह जो दिए हैं, उनका हमें उपयोग तो करना है, लेकिन उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है कि उनको अनुचित ढंग से प्रयोग नहीं करना, उनको नष्ट नहीं होने देना है, उनका हमें उपयोग भी करना है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। आर्थिक विकास, देखो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे तभी हमारा आर्थिक विकास होगा, लेकिन आर्थिक विकास का यह उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो विनाश का कारण बन जाए। पर्यावरण की रक्षा, हमें अपना विकास करना है, अपने आर्थिक विकास को सुचारू और सतत बनाए रखना है, लेकिन पर्यावरण जैसे वन, जल, कोयला, तेल का उचित प्रयोग ही करना है। ठीक है ना। और इतना प्रयोग करना है कि कहीं इनका प्रयोग करने से हमारे प्राकृतिक वातावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं पहाड़ हम इतने ज़्यादा तो नहीं उपयोग कर ले रहे कि हमारे पहाड़ों के उपयोग करने से हमारे प्रकृति का बैलेंस ही ख़त्म हो जाए। आज भूकंप आ रहे हैं, आज ज्वालामुखी फट रहे हैं, कारण क्या है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं। अगला, भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य। अगर ये प्राकृतिक संसाधन बने रहे तो हमारे जहाँ प्रकृति हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मददगार हैं, वहीं उनके विकास के लिए भी सहायक हैं। शायद समझ में आ गया होगा। तो विकास के लिए धारणीयता की आवश्यकता क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। नंबर 2, आर्थिक विकास को सतत बनाए रखना। नंबर 3, पर्यावरण की रक्षा करना। नंबर 3, भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना। अगला, विकास के घटक। विकास के घटक क्या है बच्चों, विकास के घटकों में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। विकास केवल 3 ही चीज़ों से संभव है। प्रति व्यक्ति आय को बनाए रखना, प्रति व्यक्ति आय को बनाए रखना, यानी आपकी प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी आपका विकास भी उतना अधिक होगा। प्रति व्यक्ति आय हमने आपको बताया ही है कि देश की कुल आय में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आएगी। और याद रखना कि जितनी प्रति व्यक्ति आय कम होगी या जितनी अधिक देश की आय होगी उतना ही अधिक देश का विकास होगा। शिक्षा का स्तर, हमें अपने विकास के लिए विकास के घटक क्या है, शिक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए। शिक्षा का स्तर अगर उच्च होगा तो हमारा निश्चित है ये विकास होगा।
ठीक है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तम होना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं हम आपको बता ही चुके कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं। प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं, वायु, जल, खनिज तेल प्रकृति प्रदत्त सार्वजनिक सुविधाएं हैं। और सरकार प्रदत्त क्या है, राशनिंग, पार्क, सड़क, नहरें। ये किस में डालोगे, हम सार्वजनिक सुविधाओं में डालेंगे, ठीक है ना। तो विकास कब होगा, जब हमारी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी। विकास कब होगा, जब शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। विकास कब होगा, जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। विकास तभी होगा जब सार्वजनिक सुविधाएं सबको मिलेंगी। अगर विकास केवल हम उच्च या अमीर लोगों को देखते हुए विकास करते रहे तो फिर गरीब लोगों का विकास कैसे होगा। समझ में आया, शायद समझ में आ गया होगा। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक हमने पहले बता दिया था कि मानव विकास सूचकांक एक मानदंड है या मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय उपाय है जो किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नापता है कि उस देश में सामाजिक विकास कितना है, उस देश का आर्थिक विकास कितना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य नंबर 1 इसमें देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं। पिछली बार पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग कि मैं यूएनडीपी ने किस किस को लिया था, स्वास्थ्य को लिया था, शिक्षा को लिया था, जीवन स्तर को लिया था यानी प्रति व्यक्ति आय को लिया था। यानी आपका रहन सहन कितना अच्छा है, रहन सहन जीवन स्तर आपका उतना ही अच्छा होगा जितनी आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी। यानी प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर एक ही चीज़ के दो घटक हैं। समझ पा रहा है उसको। अगला है मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयव। अवयव माने तत्व। क्या क्या चीज़ें हैं जो मानव विकास को निर्धारित करती हैं। तो याद रखना, मानव विकास को निर्धारित करने वाले मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। जीने का ढंग, आप किस ढंग से जी रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कितनी हैं, आपके पास विलासिताएं कितनी हैं, आपको सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, आप सभी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपके जीने का ढंग। सुविधाएं, सुविधाएं आपको कितनी प्राप्त हो रही हैं। काम का स्तर, आप किस स्तर का काम कर रहे हो, कठिन परिस्थिति में कर रहे हो, अच्छी परिस्थिति में कर रहे हो, काम किस टाइप का काम कर रहे हो। जैसे काम तो एक मजदूर भी करता है, एक ऑफिस में बैठा व्यक्ति भी करता है। मजदूर अपने पूरे दिन के श्रम के बाद 300 रुपये 400 रुपये घर कमा के ले जाता है, जबकि एक ऑफिस में बैठा व्यक्ति जो कि एसी में बैठा है वो एक दिन में 2000 रुपये 3000 रुपये कमा लेता है। तो काम का स्तर क्या है, काम का रूप, बस काम का रूप क्या, जैसे मान लो एक ऑफिस में बैठा है, बड़े आराम से कमा रहा है, बैठे बैठे ठंडा एसी की हवा ले लेके कमा रहा है, दूसरा पसीना बहा के कमा रहा है। तो आपका काम का रूप देखिए, मानव आप काम का रूप यानी कि जीवन स्तर क्या है आपका। दूसरा शैक्षिक स्तर क्या है, शैक्षिक स्तर जिस देश की शिक्षा जितनी उच्च होगी, जिस देश की टेक्निकल व्यवस्था जितनी उच्च होगी यानी आईटी जितनी उच्च होगी, वह उस देश का शिक्षा स्तर भी उतना ही ऊपर होगा बच्चों। प्रति व्यक्ति आय आपको बहुत पढ़ाया है मैंने। प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला ये 3 पॉइंट हैं, मानव विकास सूचकांक ने 3 ही तो लिए थे। पहला क्या लिया था, प्रति व्यक्ति आय, दूसरा लिया था स्वास्थ्य का स्तर, तीसरा लिया था जीवन स्तर यानी स्वास्थ्य का स्तर यानी शैक्षिक स्तर। 3 पॉइंट पर आपको लिखना है, थोड़ी 2-2 4-4 लाइन लिख दोगे, मानव विकास सूचकांक पर को निर्धारित करने वाले घटक भी लिख जाएंगे। शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय। शिशु मृत्यु दर, अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में शिशुओं के मरने की संख्या कम हो जाए तो आप क्या करोगे, क्या ये सोच के नहीं लिखा जा सकता। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करोगे, ठीक है। गाँव में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करोगे कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग करो। अब ये दाई घर पे जो दाई डिलीवरी करती थी वो ख़त्म करना चाहिए, हमें डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि खून की कमी है तो दाई उसमें क्या कर लेगी, या बच्चे में को ऑक्सीजन की कमी होगी तो दाई उसमें क्या कर लेगी। तो जबकि हॉस्पिटल में ये सब व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। मातृ शिशु कल्याण यानी कि व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए कि हमें इस जो जननी है, बच्चे को जन्म देने वाली माँ है और शिशु है, उसके कल्याण की भावनाओं से काम करना चाहिए। तो मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करने वाले प्रमुख घटक क्या हैं, तो आप कहेंगे जीवन स्तर, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय। ये तो क्वेश्चन अलग था, शिशु मृत्यु दर रोकने को उपाय एक अलग से क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको परीक्षा को देखते हुए मास्टरमाइंड से कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। 2-4 क्वेश्चन समझने का प्रयास करें।
किसी देश, अब देखो जरा हमने पढ़ाने का कितना असर हुआ इसको देखते हैं। किसी देश के विकास को निर्धारित करने के आधार क्या हैं? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर बिल्कुल है, प्रति व्यक्ति आय ये भी है, व्यक्तियों की साक्षरता स्तर यानी शिक्षा का स्तर ये भी है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? ये सभी। औसत आय किसे कहते हैं? अरे औसत आय भाई प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय हमारा दूसरा आंसर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? अब कहें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में तो भाग दिया जाता है भाई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होते हैं कि हमारे देश में कितने तरीके से धन आ रहा है, इस बात को हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित है? कौन सा देश विकसित होगा? जिस देश का बच्चों प्रति व्यक्ति आय 49,300 से ऊपर होगी, तो हम लोग तो क्या है, विकासशील देश हैं। बांग्लादेश और भी पीछे है हमसे, ब्राज़ील या फ्रांस हो सकता है, तो ब्राज़ील और फ्रांस में हम टिक करेंगे। लेकिन ब्राज़ील और फ्रांस को भी टिक कब करेंगे कि भाई फ्रांस जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिक अच्छी है। अर्थव्यवस्था अधिक अच्छी क्यों है? वहाँ जनसंख्या कम है, उद्योग धंधे बहुत हैं, इसलिए वहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, इसलिए विकसित देश है। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। वास्तव में ये IMF की जो स्थापना हुई थी इस उद्देश्य से की गई थी। अगर आ जाए कि IMF के उद्देश्य क्या हैं तो आप कहेंगे कि इस उद्देश्य से की गई थी कि जब दो देश में कोई किसी देश में अकाल पड़ जाए या किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या दो देश लड़ जाएं और उनका बहुत अधिक विनाश हो जाए, तो IMF उनकी आर्थिक मदद करके उन्हें पुनर्निर्माण दोबारा से स्थापित करने की कोशिश करता है। विकास के घटक क्या हैं? विकास के घटक क्या हैं? यानी विकास किन किन चीज़ों से हो सकता है? घटक मीन्स किन किन बिंदुओं से हो सकता है? तो विकास बच्चों आय होगी, बिल्कुल होगा, आय से होगा। औसत आय से? औसत आय से नहीं होगा। औसत आय से क्यों नहीं होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको सोचा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आय से होगा सिर्फ। विकास किससे होगा? आय से नहीं, औसत आय से भी होगा, क्यों नहीं होगा? आय अगर अधिक, आपके देश की आय अधिक है तो विकास होगा। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक है, औसत आय अधिक है, तभी विकास होगा। राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास, इसका सही ऑप्शन लगेगा बी। ठीक है ना। बी क्यों? क्योंकि आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी तो आपका निजी विकास होगा। जब आपका निजी विकास होगा तो आपके देश का विकास होगा। जैसे मान लो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, 5,000 प्रति व्यक्ति आय तो मैं निकालना आती है, और मान लो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5,000 है, और जनसंख्या हमारे देश की मान लो 1,000 है, मान लो 1,000 है, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1 2 3 0 ये और 3 0 ये, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख हो गई। अब देखना जरा कि दूसरे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 6,000 रुपये है। ये हमारा देश था मान लो थोड़ी देर के लिए, दूसरा देश है, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 6,000 रुपये है, और उसकी जनसंख्या मान लो कि 200 है। कितनी है? 200। तो 6 दूनी 12, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी उसकी मासिक आय कितनी है? 12 लाख। और हमारी कितनी है हमारे देश की? 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख है, ये 50 लाख है, और ये कितनी है? 12 लाख है। और फिर भी मतलब विकसित देश कौन होगा? 6,000 वाला, क्योंकि उसकी जनसंख्या कम है, क्योंकि उसका एक आदमी केवल 6,000 रुपये कमा रहा है। भाई हम लोगों से ज़्यादा कमा रहा है, हम तो कितना कमा पा रहे हैं? 5,000 रुपये कमा पा रहे हैं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था को देखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। ये पॉइंट समझ के रखना थोड़ी सा। UNDP मानव विकास रिपोर्ट किस मानदंड के आधार पर किया गया? तो UNDP ने 3 आधार लिए थे। शैक्षिक स्तर लिया था, स्वास्थ्य की स्थिति ली थी, प्रति व्यक्ति आय लिया था। तो इसमें UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट का आधार किसको बनाया था? इनमें से कोई नहीं। उसने, क्योंकि मानव विकास
और आर्थिक विकास को बनाया था। इनमें से सभी क्योंकि उसके 3 स्तर लिए थे। उसने शैक्षिक स्तर लिया था, प्रति व्यक्ति आय ली थी और स्वास्थ्य की स्थिति ली थी। निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो बच्चों हरियाणा की अधिक है। एक लॉजिक बताएं हरियाणा क्यों अधिक है? क्योंकि ये दिल्ली के पास है, छोटा सा राज्य है, और जितना भी ये प्रोडक्शन करता है, सब्जियां फल वगैरह उगाता है, और जाकर के दिल्ली में ताज़े फल बेचेगा, ताज़े फल की कीमत उन्हें ज़्यादा मिलती है, तो ये प्रति व्यक्ति आय इनकी अधिक है। बिहार की काफ़ी कम है, राजस्थान की ठीक ठाक है, मेघालय की और कम है। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च है बच्चों श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक। क्यों? वहाँ जनसंख्या कम है, आय के साधन अच्छे हैं, ठीक है ना, शैक्षिक स्तर अच्छा है और स्वास्थ्य अच्छा है। तो इस आधार पर शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक ने इन देशों में सबसे अधिक है, श्रीलंका का, याद रखना। निम्नलिखित में किस वर्ष बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ये तो हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा दिया था। तो ये 1983 में की गई। कब की गई? 1983 में। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश निम्न स्तर पर था? निम्न स्तर पर यानी मानव विकास सूचकांक किस देश का सबसे नीचे था? तो निम्न स्तर पर था बच्चों नेपाल। नेपाल में क्यों? क्योंकि वहाँ के शिक्षा स्तर डाउन है, वहाँ की प्रति व्यक्ति दर बहुत कम है, वहाँ का स्वास्थ्य तो ठीक है। ये 2 चीज़ें कम होने से नेपाल का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार सबसे निम्न है। ये पॉइंट अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए इसको। निम्नलिखित में किस राज्य की अधिकतम साक्षरता दर है? मैंने कहा था केरल में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर केवल साक्षरता दर ही क्या, वहाँ पर लिंगानुपात भी बहुत अच्छा है, यानी 1050 स्त्रियाँ हैं 1000 पुरुषों पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है बच्चों आपकी जाकर के हरियाणा में। तो क्या आप इसको क्या कह सकते हैं? विकसित कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर जो अन्य उपायों में है उसमें क्या क्या बताया गया था? आपका शिशु मृत्यु दर भी शामिल किया गया था, जीवन प्रत्याशा को भी शामिल की गई थी। तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर चूँकि अधिक है, इसलिए शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ है? हरियाणा की है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और औसत साक्षरता पर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। स्वास्थ्य स्थिति पर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी कि ये सभी ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक आता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 3 उपाय समझाइए। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आपके देश की आय कब बढ़ेगी? जब आपका देश निर्यात में वृद्धि करेगा, यानी आपके देश का माल विदेशों में बिकेगा, तभी तो आपके देश की आय होगी। आपको आय कहाँ, आप अपने घर की आय बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करोगे? आप एक किसी ने कहा था, बड़ी मज़ेदार बात है, कि यदि आपके पास बेचने के लिए कुछ है तो आप जल्दी विकास कर जाएंगे। अब बेचने के लिए कह देना हम घर बेच देंगे, ठीक है ना, हम अपना खेत बेच देंगे। ऐसे बेचने के लिए नहीं, कोई ऐसा प्रोडक्शन करिए, जैसे डेयरी चलाइए, दूध बेचने के लिए हो, ठीक है, माल कोई बीड़ी बनाते हो आप, सिगरेट बनाते हो, कुटीर उद्योग लगाए हो, कुछ बेचने के लिए पर डे है, तब मजाक की बातें। फिलहाल याद रखना कि निर्यात के लिए अगर आपके पास, हमारे देश के पास कुछ होगा तो हमारे देश की आय में वृद्धि हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय भी तभी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, सरकार ऐसे रोजगार साधन तैयार करे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए तो हमारे देश की आय बढ़ जाएगी। उत्पादन बढ़ाना, यदि हम 100 चीज़ें बनाते हैं, 100 चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाते हैं, यदि कंपनियां लगा करके और अधिक प्रोडक्शन करेंगे तो विदेश में और अधिक चीज़ें बेचेंगे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय 100% बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय, एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, थोड़ी सा अच्छा क्वेश्चन है। विकास की धारणीयता तो हम तुम्हें समझा ही चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। विकास की धारणीयता का अर्थ क्या है? विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है वह भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे, हम तक नहीं, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। यदि विकास पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है
तो इसके दुष्परिणाम भावी पीढ़ी माने आने वाली पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि आपका पर्यावरण अच्छा है, प्राकृतिक संसाधन अच्छे हैं, तो आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। आज हमें ऐसा विकास चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन की संभावित गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी द्वारा उपयोग में की गई सुविधाओं के विकास हो। कुल मिला के बात यह है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है कि हमारा विकास भी सुचारू बना रहे, हम दूसरे देशों के साथ खड़े भी रहें और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका फ़ायदा उठाती रहें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिए थे, पहले पढ़ा दिए हैं। मानव विकास सूचकांक, अच्छा एक क्वेश्चन देखना है तो थोड़ी सा राष्ट्रीय आय देख लो। तो हमने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय ये है कि हमारे देश की कुल आय प्लस विदेशों से प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जबकि प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? देश की कुल आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप मेरे वीडियो को पसंद करोगे। ओके।